पास जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानेंगे तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है कि जब आपको फैसला सूट करेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको खतरा कि फैसला आपके मफादात के खिलाफ जा रहा है और इधर आप सबको खौफ हुआ है कि इलेक्शन आए तो आप सबकी सियासी मौत नजर आ रही है, तो इसलिए जो भी कुछ किसी तरह करें, बेशक आइन 90 दिन की डेट दे, लेकिन क्योंकि आपको डर लगा हुआ है कि पंजाब और सिंध में आप बुरी तरह हारने लगे हैं, तो आप आज ये कह रहे हैं कि जनाब हम तस्लीम ही नहीं करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट का तो काम है आइन की इंटरप्रिटेशन करना। सुप्रीम कोर्ट वो रखवाली वो इदारा है जो आइन की प्रोटेक्शन देता है, जो आइन की एक्सप्लेनेशन देता है, जिसके पास जब जाते हैं अगर हमने समझना हो कि आइन की क्या इंटरप्रिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ये लोग इकट्ठे होके खौफजदा होके इलेक्शन से, और इलेक्शन में खौफ आ रहा कि कहीं हमारे साथ जो होने वाली है और जो कौम फैसला कर बैठी है उसके डर से आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। आप इसके एक कदम आगे चले जाएं। इसका मतलब कि जब फैसला आपको सूट करेगा तो वो ठीक है। जब यही जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, जब मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व की और इलेक्शंस करवाए, यानी मेरा जुर्म क्या था, मैंने कहा पब्लिक को फैसला करने दो, बजाय ऑक्शन हो, सिंध हाउस में 20-20 करोड़ में लोग अपने जमीर बेचे और इस तरह गवर्नमेंट कराएं, पब्लिक से पूछ लें पब्लिक किसको चाहती है, इलेक्शंस करवा लें। तो मैंने इलेक्शंस अनाउंस किए कि जमहूरियत के अंदर बेस्ट तरीका ये है कि अवाम फैसला करे कि कौन चाहते हैं वो ऊपर बैठने के लिए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और फैसला हमारे खिलाफ किया। आप सारा वक्त उस वक्त उठा के देख लें, मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक के खिलाफ बात नहीं की। मुझे तकलीफ किस चीज़ की हुई कि रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि हम पता नहीं कितना बड़ा कोई जुर्म करने जा रहे हैं। तकलीफ मुझे उसकी हुई, लेकिन मैंने ना जजेस की फैमिलीज ना उनके ऊपर मैंने कभी कोई तनकीद नहीं की, ना मेरी पार्टी को हुक्म था कि किसी ने तनकीद नहीं करना। अब वही सुप्रीम कोर्ट जब सो मोटो एक्शन लेता है और इनको खतरा के इनके अगेंस्ट फैसला जाएगा, और फैसला क्या अगेंस्ट कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, या बच्चे को पता है, छोड़े कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो बड़े ज़हीन और उनकी कैलिबर और है। आप किसी मैजिस्ट्रेट से पूछ लें जो भी बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन जानता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख है। एक डिक्टेटर ने 90 दिन के इलेक्शन कह के 11 साल तक हुकूमत की थी, तो लोगों के जहन में वो पड़ा हुआ है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। अब मेरा अगला सवाल ये कि क्या ये जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए, और मुझे खतरा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे, ये अक्टूबर तक तब लेके जाएंगे जब इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान जेल में हो या ख़त्म हो या पार्टी को ये पकड़ धकड़ के कर दे। इनका ये सिर्फ सोच है कि इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे आज ये बता दें, एक वजह बता दें कि आप इलेक्शन अक्टूबर में क्या होगा जो आज नहीं है। मुझे ये बता दें कि अक्टूबर इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। मुझे एक वजह बता दें। इकॉनमी बैठ रही है, ना बाहर के लोगों को कोई इत्मीनान रह गया इनके ऊपर, ना पाकिस्तान के लोगों को इस गवर्नमेंट पे कोई इत्मीनान है। हालात जब मैं आटे की लाइन के ऊपर जिस तरह लोगों के हालात हैं, ये सारी कौम को पता है क्या हो रहा है। और ऊपर से जो महंगाई की लहर अभी आ रही है, और महंगाई अभी तो IMF का फंसा हुआ कि IMF के पास साथ जाना या नहीं जाना। डर यह है कि IMF के साथ जाएंगे तो मजीद और महंगाई आएगी, लेकिन IMF के साथ अगर नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट नजर आ रहा है। तो ये तो फंस गए हैं, ये तो बंद गली में पहुंच गए हैं। तो अगर तो ये हमें ये बता दें कि आप अक्टूबर से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। इनको तो फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ये समझ रहा है कि इलेक्शन डिले से शायद इनकी कोई किस्मत जाग जाए, शायद इमरान खान को डिस्क्वालीफाई जो भी कर दें, शायद पार्टी PTI को दबा दें। इसके अलावा तो मुझे एक वजह बताएं कि अक्टूबर इलेक्शन का क्या फ़ायदा पाकिस्तान को। दूसरी चीज़ मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान की आइन बड़ा क्लियर है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और उसके बाद उनके
कौम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड नुमाइंदों के पास है सॉवरेंटी। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग, इनका तो ख़त्म हो जाने 90 दिन, उसके बाद इनकी हैसियत क्या रह गई हमारे ऊपर हुकूमत करने की? क्या हैसियत रह जाएगी पंजाब हुकूमत की? ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है, एक आदमी, नैबज़दा आदमी जो सख्त दुश्मन है हमारा, जिसने जिस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे ख़िलाफ़ की, मुझे आज सारी ज़रा केयर टेकर की तारीख उठा के देखें, कभी किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस तरह का जुल्म किया? हमारे इस वक्त पख्तूनख्वा में और ज़्यादा पंजाब में और इस्लामाबाद में 3100 लोग जेलों में हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं 3100 जेलों में पकड़े हुए हैं। हर रोज़ लोग उठा लेते हैं। खौफ फैलाया हुआ है इन्होंने, इतना खौफ है कि सब सरों को डराया हुआ है कि हम किसी के घर पहुंच जाते हैं, बाहर पुलिस पहुंच जाती है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है। तो ये चाहते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने चुन के उन ऑफिसर्स को रखा है जिन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया था, जिनके ऊपर हमने केसेस भी किए हुए हैं, उनको चुन के इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और वो इस वक्त वो कर रहे हैं जो मैंने पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में कभी ऐसे देखा नहीं। एक तरफ वो नून लीग, उनके जो लोग हैं वो कैसे फिर रहे हैं, वो जलसे करते फिर रहे हैं, पुलिस प्रोटोकॉल मिल रहा है। दूसरी तरफ हर रुकावट हमारे सामने, अगर हम परमिशन लेके भी रैली कर रहे हैं जो हमने 8 मार्च को की, उसके ऊपर भी पहले पुलिस आ गई, फिर पता चला जनाब 144 लग गया, और वो भी अनाउंस किया, और फिर पता चला वो भी गैर कानूनी 144 लगाया। और तब तक इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग, मार धाड़ और ये तासुर देने की कोशिश की। और उसके बाद 14 मार्च आ गई, उसके बाद 15 मार्च को मेरे घर पे हमला, 18 मार्च को घर पे हमला कर दिया, और तासुर ये दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो इंतशार क्यों चाहेगी? जो पार्टी चाह रही है, अपनी गवर्नमेंट्स कुर्बान कर दी हैं इलेक्शंस करवाने के लिए, वो इंतशार क्यों चाहेंगी? इंतशार तो वो चाहेंगे जो जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, जिनको खौफ आ रहा है इलेक्शन से। वो चाहेंगे, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्शन ना हो। जो आप देख रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे प्रेशर डाला हुआ है, सिर्फ एक मकसद है कि इलेक्शन ना हो। तो इलेक्शन से भागते हुए उन लोगों ने हमारे ऊपर जो तशद्दुद करवाया इस मोहसिन नकवी के जरिए, जिस तरह इन्होंने हमारे ऊपर, यानी लोगों को पकड़, किसी पॉलिटिकल प्रिजनर के ऊपर, आज का पाकिस्तान की तारीख में मुझे बताएं, अंग्रेज की तारीख उठा लें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर भी कभी ऐसे किया गया कि उनको टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया? यहाँ हमें लोग पकड़ते हैं, मैंने इंटरव्यू किया, जो लोग छुटे हैं बाहर, वो क्या कहते हैं जी, पहले तो पुलिस उठा के ले जाती है, उसके बाद कहते हैं पुलिस से कोई कंप्लेंट नहीं है, नामालूम अफराद आ जाते हैं और नामालूम अफराद बाद में तशद्दुद करते हैं उन पे। जिससे हमने पूछा, आजम स्वाति, शहबाज गिल, अभी हसान न्याजी, सोशल मीडिया के लोग, वो सारे एक ही बात करते हैं कि उठा के ले जाती है पुलिस, उसके बाद हवाले कर देती है नामालूम अफराद के, और वो ऐसा, यानी हमारे लोगों को ऐसे रखती है जैसे कोई हम दहशतगर्द हैं। वो लोग जो है, जो इलेक्शन चाहते हैं, उनके ऊपर पहले उनके ऊपर इंतशार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, उधर से उन्हीं को उठा के उन्हीं के ऊपर FIRs, और फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। तो क्या ये लोग अब, ये जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड नहीं है, क्या इसको यहां बैठाएंगे अब अक्टूबर तक? और अक्टूबर पे इनकी क्या हैसियत होगी? आप सोचे, ये फंड्स दे रहे हैं लोगों को, ये वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने नहीं किया। जुल्म अलहदा, ये और भी चीजें जो कर रहे हैं वो कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने नहीं की। तो ये जो इनके लिए तो याशी होगी कि हमने गवर्नमेंट गिराई सोच के 90 दिन में इन्होंने अपने लोग मुसल्लत कर दिए ऊपर। सारी उधर फजल रहमान की हुकूमत है, इधर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी चुन के वो लोग हैं
جو ان کو پتہ ہے کہ سخت ہمارے مخالف ہیں، اور ان کے ذریعے یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح آپ یہ پکڑ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں۔ اظہر ماشوانی 8 دن 7 دن کے لیے غائب ہو گیا، اس کی فیملی میرے پاس، بہن آئی میرے پاس، بیوی آئی، بھائی آیا، وہ حیران پریشان کہ جی کدھر غائب ہو گیا، سب خوف زدہ کہ کہیں مار نہ دیں، ذلِ شاہ کی طرح۔ ذلِ شاہ کو بھی پکڑ کے پہلے اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کر اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دی سڑک کے کنارے پہ۔ تو یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جب سے ہماری حکومت گئی ہے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیا، ہمیں میڈیا کا بلیک آؤٹ کروا دیا، جو چینلز ہمیں دکھاتی تھیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ ان چینلز کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ آج کوئی بھی چینل نہ مجھے دکھاتی ہے نہ یا ہمارا موقف دکھاتی ہے۔ جب انہوں نے ہمارا سارا مینار پاکستان جو تاریخی جلسہ ہوا، جو اتنی زیادہ رکاوٹیں، پہلے لاہور بھی سیل کر دیا، اندر سے بھی مینار پاکستان سیل کر دیا، اس کے باوجود جب پبلک نکلائی انہوں نے ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کروا دیا۔ اور کس نے دکھایا؟ سوشل میڈیا نے۔ اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن یہ ہے کہ چلے مین میڈیا میں تو بند کر دیا، اب سوشل میڈیا بھی بند کریں۔ اور میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ابھی بھی ہمارے کراچی کے سوشل میڈیا کے لوگ غائب ہیں، جو بلوچستان سے کوئٹہ سے اٹھایا گیا، اس کو کیا انہوں نے کیا پکڑ کے کہ وہ آ کے کہتا جی میں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہی نہیں ہوں، کیونکہ کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف سے لوگوں کو دور کیا جائے، وہی کہ ہمیں کمزور کیا جائے اور آخر میں جب بالکل کمزور ہو جائے تو تب الیکشن کروا دیں۔ تو ساری گیم تو یہ ہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ میں یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ، یہ جو پی ڈی ایم کا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب پی ٹی آئی کریش ہو جائے گی۔ یہ نٹ شیل میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہی سارا جو میرے گھر پہ جو انہوں نے اٹیک کیا، اور میں یہ کہہ دوں کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ ہم نے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ سارا پروسیجر ان کا غلط تھا۔ جو انہوں نے میرے گھر آ کے 14 کو 26 گھنٹے اٹیک کیا، ہزاروں پولیس رینجرز، بتر بند گاڑی، یعنی جس طرح کوئی کتنا بڑا دہشت گرد چھپا ہوا ہے، سارا اٹیک غیر قانونی تھا۔ ہم نے ایک ایک چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز پوری نہیں کی۔ اگر کسی کو وارنٹ گرفتاری دینا بھی ہے تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے قانون کے اندر، کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ جب اور خاص طور پہ جب ایک عدالت میں لے کے جانا تھا تو پہلے ہی میں کہہ رہا تھا میں عدالت پہ جا رہا ہوں، تو اگر میں ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے میرا وکیل تو یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جان کے انہوں نے وہ ایشورٹی بانڈ ہی نہیں لیا، تاکہ انہوں نے جب اتنا اٹیک کر کے مجھے اٹھانا تھا یہاں سے اور اٹھا کے جیل میں لے جانا تھا، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا کیس ہے، 140 کیسز ہیں، تو جو بھی ہے کبھی کون سا کیس، تو ایک تب تک مجھے جیل میں رکھنا تھا جب تک الیکشنز ہو۔ اور جو میرے کارکنوں کو بالکل ٹھیک جائز خطرہ تھا کہ یہ اصل میں مارنے کے چکر میں ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو پہلے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، اور انہوں نے پھر جے آئی ٹی کا سارا ریکارڈ ختم کیا۔ اگر تو یہ نہ ملوث ہوتے قاتلانہ حملہ میں تو جے آئی ٹی کا ریکارڈ کس نے تباہ کیا؟ کون سی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جے آئی ٹی کا ریکارڈ ختم کر دو؟ اس لیے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہاں سے اٹھائیں گے، جان خطرے میں ہے، اور کتنی دیر جیل میں رکھتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کو تو کوئی ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے۔ تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ساری قوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں ایک چیز پہ۔ دیکھیں ایک قوم کی زندگی میں نا ایسے ٹائم آ جاتا ہے جن کو ڈیفائننگ مومنٹس کہتے ہیں، فیصلہ کن بات۔ اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ۔ قانون اور آئین کے ساتھ بڑا واضح ہے کہ اس وقت 90 دن کی الیکشن قانون اور آئین کہتا ہے۔ ہم نے اپنی گورنمنٹس 90 دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزالو کی تھی۔ اب اس سے جو نکل رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ یہ 90 دن کا کہہ کے 11 سال ہو چکا ہے پاکستان سے۔ بھئی کیوں اکتوبر میں کیوں الیکشن ہو؟ اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکتوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آج سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے
कोई फिक्र नहीं, 3-4 धमाके करवा के अक्टूबर में भी ठीक नहीं होगा तो वो और आगे चला जाए। तो इसका तो कोई आखिर ही नहीं है। जब आप बाहर निकलते हैं आइन से तो कानून तो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी आइन की शिक उसने इस्तेमाल करनी है और कौन सी रद्द कर देनी है। जंगल का कानून बन जाता है। तो जंगल का कानून मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि डेनमार्क और पाकिस्तान, यहाँ के वसाइल देख लें, डेनमार्क के वसाइल देख लें। डेनमार्क के पास है ही कुछ नहीं, ये मुल्क भरा हुआ है वसाइल से। उनकी 68,600 डॉलर उनकी औसत आमदनी है और यहाँ हमारी है 1,600 डॉलर। क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था, रूल ऑफ लॉ कायम किया था। उसके बाद खुशहाली आई थी। पहले रूल ऑफ लॉ फिर खुशहाली। डेनमार्क और पाकिस्तान सामने आपके, वो खुशहाल मुल्क है, यहाँ गरीब मुल्क है। वसाइल यहाँ ज़्यादा है क्योंकि जंगल का कानून है। और ये आपके सामने जो हो रहा है, जो पीडीएम ने किया है, ये जंगल का कानून है। इसी नवाज शरीफ ने जो लंदन में एक मफरूर सजाए याफ्ता वहाँ बैठ के फैसला कर रहा है कि जी हम ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब हैं कौन नहीं मानेंगे? इसी नवाज शरीफ के पास जब कंटेम्प्ट इसके ऊपर लगने लगी थी जस्टिस सजाद अली शाह ने, तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि इसकी कोई तारीख नहीं मिलती दुनिया में कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। और ये जो फिर आखिर में जो जजेस को ख़रीदा गया कोयटा बेंच को, इन्होंने पैसे चलाए थे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के ऊपर पैसा चल रहा है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। और मैं जानता हूँ दोनों तरफ ऐसे जजेस हैं जिनकी बड़ी हाई रेपुटेशन है, इस मुल्क में रिस्पेक्ट है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। लेकिन मैं नवाज शरीफ को जानता हूँ कि सारी ज़िंदगी इसने रिश्वतें दे दे के, इसने लोगों को ख़रीद के, धमका के, डरा के, माफिया स्टाइल, जो जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया, ये माफिया ऑपरेशन होता है। जो जज को करना टेपें बना लिया उनके ऊपर, कभी टेप रिलीज कर दी, कभी फैमिली पे अटैक कर दिया, पॉलिटिशियन नहीं पसंद तो ऊपर से जहाज से तस्वीरें नंगी फेंक दी, जो किताब लिखवा दी किसी के ऊपर। ये वो लोग हैं, माफियाज हैं। ये वो लोग, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये मैं आखिर में बात करता हूँ इंटरेस्ट क्या है। इनका इंटरेस्ट है, पहले इन्होंने पैसा चोरी किया, उसके लिए इदारे कमज़ोर किए, क्योंकि अगर मजबूत इदारे हो आप पैसा चोरी नहीं कर सकते और लॉन्डर नहीं कर सकते बाहर। पहले उनको कमज़ोर किया इदारों को। उसके बाद एनआरओ लेने के लिए फिर दूसरी जद्दोजहद की, उसके लिए हर किस्म की इन्होंने जोर लगाया एनआरओ लेने का। बैरूनी साजिश में मिलकर इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, एनआरओ लेने के लिए वो ले लिया। अब सारी कोशिश क्या है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को बाहर रखो ताकि एनआरओ बच जाए इनका, ताकि जो इनको 1100 अरब रुपए के अपनी चोरी इनको माफ़ कर दी गई थी, वो डर लगा हुआ कि वो आ गया तो शायद वो फिर से ख़तरे में पड़ जाए। तो इनका मकसद पाकिस्तान नहीं है, ये तो बैठे बाहर हैं, अरबों डॉलर इनका बाहर पड़ा है। इनको क्या फिक्र कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग आटे की लाइनों में बेचारे मर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। इनकी फॉरेन पॉलिसी वो है जो इनका पैसा बचा सकती है, वो पाकिस्तान के लोगों की, अवाम के मफादात की हिफाजत नहीं करेगी। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। तो आज पाकिस्तानी कौम में आप सबको कहता हूँ, ये वो वक्त है कि आपने अगर इस मुल्क के आइन और कानून के साथ आप ना खड़े हुए तो ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। वो डाकू, ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के ऊपर फैसले करेंगे कि कौन सा कानून इन्होंने मानना या नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप तैयार रहो, अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना, सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वकला को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वो लीगल कम्युनिटी है जो जानती है आइन और कानून क्या है। आपको पता है कि ये कोशिशें क्या हो रही हैं कि ये 90 डेज से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप सबको आज कहता हूँ कि ये असल में हकीकी आज़ादी की जहाद है। आज़ादी आती है इंसाफ से। इंसाफ आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है।
इस वक्त कोई फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में नहीं है। ये जो 3100 हमारे वर्कर्स पकड़े हैं, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं हो सकता कि आप पकड़ के उनको अगवा करके जेलों में डाल लें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो एक दफ़ा ये जिस तरफ निकल गए, यहाँ मुझे अफसोस ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेफ नहीं रहेगा, किसी को भी कानून उसकी हिफाजत नहीं करेगा। शुक्रिया पाकिस्तान।